हेलो दोस्तों, मैं ललन कुमार हाउ टू क्रैक टेक एंड नेटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं 2020 में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डेट पी में पूछे गए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो चलिए हम देखते हैं कि 2020 में जो हमारा पी डेट इज पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पूछा गया था फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री का 30 जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में 30 फिजिक्स के क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से डिस्कशन के साथ कंप्लीट करके अपलोड कर चुका हूँ। आज इस मैं वीडियो में 30 केमिस्ट्री के क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से पूरे डिटेल्स के साथ बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 2020 में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो है वो हमारा बोर्ड पर सामने है। तो जो क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन की पहचान के लिए लक्षणिक परीक्षण निम्न से किसके साथ होता है। नाइट्रोजन की पहचान के लिए जो हमारा लक्षणिक जो परीक्षण होता है, लक्षणिक परीक्षण ये किसके साथ, किस कंपाउंड के साथ होता है। तो जो हमारा पहला कंपाउंड है इसमें NH2CONH2 है। सेकंड कंपाउंड है NH2Cl है। उसके बाद थर्ड में है NH2CONH2NH2HCl और लास्ट है C6H5NH2HCl। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि लक्षणिक जो परीक्षण होता है जो एक्चुअली में होता क्या है, आखिर इस परीक्षण में क्या होता है और इसमें नाइट्रोजन का क्या भागीदारी है। तो चलिए देखते हैं कि लक्षणिक परीक्षण क्या होता है। तो ऐसा परीक्षण जिसमें हम फेरिक क्लोराइड FeCl3 की उपस्थिति में नाइट्रोजन एवं सल्फर के यौगिक से हम सोडियम को प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब कि ऐसा परीक्षण जिसमें हम FeCl3 फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड मतलब यौगिक से हम सोडियम को प्राप्त करते हैं, ऐसे परीक्षण को लक्षणिक परीक्षण करते हैं। इस परीक्षण में क्या होता है, मेन रूप से जो लक्षणिक परीक्षण होता है जो मेन रूप से हमारा साइक्लिक कंपाउंड के लिए लागू होता है। जैसे हमारा जो साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा चक्रीय साइक्लिक कंपाउंड दैट मीन्स चक्रीय यौगिक के लिए लागू होता है। ये साइक्लिक कंपाउंड जैसे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, इससे ये हमारा बेंजीन हो गया, NH2HCl हो गया, इसी को कहते हैं फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। तो इस प्रकार हम ऊपर में चलते हैं, क्वेश्चन में पॉइंट पर चलते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था नाइट्रोजन की पहचान के लिए लक्षणिक परीक्षण इसमें होगा, किस कंपाउंड में होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइक्लिक यौगिक इसमें है। तो साइक्लिक यौगिक फर्स्ट हमारा है NH2CONH2। तो ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड होने के लिए कम से कम हमारा C6H5 इस फॉर्म में होना चाहिए, जबकि ये हमारे इस फॉर्म में नहीं। सेकंड हमारा है NH2NH2Cl, ये भी हमारा इस फॉर्म में नहीं है। थर्ड है हमारा NH2CONH2NH2Cl, ये भी हमारा इस फॉर्म में नहीं है, C6H5 के फॉर्म में नहीं है। लेकिन लास्ट हमारा है 6,6H5NH2CCl, ये हमारा बेंजीन दैट इज S6H5 के फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि जो लक्षणिक परीक्षण होता है जो साइक्लिक कंपाउंड में होता है तो हमारा साइक्लिक कंपाउंड C6H5NH2HCl है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो गया। इससे रिलेटेड लक्षणिक परीक्षण से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम बना सकते हैं कि नाइट्रोजन की पहचान में कौन सा यौगिक में नाइट्रोजन फेल करेगा। तो इसमें अगर मान लिया पूछ देगा हमारा इस ऑप्शन सेम रहेगा, लेकिन अब इसमें पूछेगा कि नाइट्रोजन की पहचान के लिए इनमें से कौन सी यौगिक में हमारा नाइट्रोजन फेल कर देगा या फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले पता करेंगे कैसे कि नाइट्रोजन किस यौगिक में फेल होगा। तो उसके लिए हमारा कंडीशन है कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन, जिसमें 30 यौगिक में कार्बन और नाइट्रोजन रहेगा उसमें हमारा नाइट्रोजन नहीं फेल होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें इस चारों यौगिक में इसमें हमारा नाइट्रोजन और कार्बन साथ में नहीं है। तो देखिए पहला हम ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमारा नाइट्रोजन है और हमारा कार्बन भी है। तो इस प्रकार हम इस यौगिक में हमारा नाइट्रोजन फेल नहीं करेंगे। सेकंड हमारा है, इसमें नाइट्रोजन तो है लेकिन इसमें कार्बन नहीं है, तब इस यौगिक में हमारा नाइट्रोजन फेल कर जाएगा। थर्ड हमारा है, नाइट्रोजन तो है लेकिन कार्बन भी है, तो इसमें यौगिक में
नाइट्रोजन फेल नहीं करेगा। और हमारा लास्ट में है C6, यानी इसमें कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो इसमें भी नाइट्रोजन फेल नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हुआ ये हुआ, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये हुआ। तो इस प्रकार हमारा रासायनिक रिएक्शन कंप्लीट हुआ। बंद करो ना, क्वालिटी से अच्छा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में क्वेश्चन है कि नाभिक का आकार क्या होता है। जो नाभिक का आकार होता है, जो हमारा मेन रूप से हम सबसे पहले समझते हैं कि नाभिक हमारा कौन होता है और परमाणु कौन होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा जो आउटर है, ये हमारा जो पूरा कंप्लीट जो साइज है दिख रहा है वो हमारा परमाणु है, और इस परमाणु में हमारा नाभिक होता है, और इस नाभिक के अंदर हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और जो हमारा नाभिक के जो आउटर लेयर में होता है, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। आउटर लेयर को इससे हम कहते हैं कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट जिसे कहा जाता है। तो ये हमारा जो हो गया, ये पूरा परमाणु हो गया, और इसके अंदर ये हमारा क्या है, ये नाभिक है। तो इस नाभिक में हमारा मेरे से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इसके ऑर्बिट में कक्षा में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि नाभिक का आकार क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ देखने में पता चल रहा है कि नाभिक है जो परमाणु से क्या है, छोटा है, क्योंकि उसके अंदर ही है तो छोटा ही रहेगा। तो नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻15 मीटर, दैट इज इसको कह सकते हैं 1 फर्मी या 1 फेम्टो भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर से हम बता सकते हैं कि नाभिक का क्या आकार होता है, 1 फेम्टो होता है या 1 फर्मी होता है। इस प्रकार का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद हम चलिए देखते हैं कि ये नाभिक नहीं, ये परमाणु का आकार क्या होता है, ये परमाणु की त्रिज्या क्या होता है। तो परमाणु की त्रिज्या कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और इसे स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो ये जो परमाणु की जो त्रिज्या हो जाएगी 10⁻10 मीटर होती है, जिससे हम एक एंगस्ट्रॉन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉन में हमारा 10⁻10 मीटर होता है। तो इसीलिए हमारा परमाणु का जो आकार होता है 1 एंगस्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि डॉट गैस विकसित होती है जब जेडन यानी कि जिंक को हाइड्रोक्लोरिक के साथ अभिक्रिया कराते हैं। यानी कि हमारा जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा हमारा गैस मुक्त होगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं। जेडन हमारा जिंक हो गया और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो हमारा जो जिंक होता है पॉजिटिव रहता है, हमारा Cl यह नेगेटिव है। ये दोनों हमारा रिएक्शन करता है, जिंक पॉजिटिव Cl नेगेटिव से रिएक्शन करेगा, ये दोनों हमारा रिएक्शन करके Cl2 बनाएगा। उसके बाद जो बच गया हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है, बाहर हमारा मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोनों की रिएक्शन में कौन सी गैस मुक्त होगा, तो H2 गैस मुक्त होगा। इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन H2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन है जो इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। तो चलिए हम पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है जो ऐसा, इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोफिलिक भी कहा जाता है, तो ऐसा यौगिक जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। मतलब ऐसा यौगिक जो इलेक्ट्रॉन खींचने या ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है उसे इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रॉन स्नेही कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन है जो पहला है PH3। तो इसमें क्या है, इसमें कोई चार्ज ऊपर में नहीं है, इससे हमें नहीं पता चल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है या नहीं, इलेक्ट्रॉन करने की प्रवृत्ति है या नहीं। नेक्स्ट है Cl, इसमें हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रखा है। और नेक्स्ट है NO3, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रखा है। H3 जो हाइड्रोजन आयन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके रखा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये तीनों है जो C, B, C और D तीनों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है,
लेकिन ये हमारा जो है BH3 इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर में नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एप्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये कंप्लीट होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35 में हमारा है कि एक अभिक्रिया दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट मीन्स इट इज एथिलीन। जब एथिलीन का रिएक्शन कराया जाता है HOCl की उपस्थिति में, तो हमारा M एक उत्पाद बनता है। उसके बाद जब इस उत्पाद का रिएक्शन कराया जाता है R की उपस्थिति में, तो हमारा ये कंपाउंड बनता है CH2OH और CH2OH बनता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि M और R क्या हो सकता है। तो M और R का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो तीर का निशान दिया हुआ है, इसके जो लेफ्ट साइड वाला होते हैं ये सब अभिकर्मक कहलाते हैं, और इसके इस तीर के निशान के राइट साइड वाला हमारा उत्पाद कहलाता है। तो अगर हम M का वैल्यू पता कर लेते हैं सबसे पहले, तो हो सकता है ऑप्शन हमारा धरा जाए। तो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं कि जो M है गया हमारा इस तीर के लिए M उत्पाद हो गया, बाकी ये सब इसके लेफ्ट साइड वाला अभिकर्मक हो गया। तो केमिस्ट्री के रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि हमारा जो अभिकर्मक का जो एटॉमिक जितना होता है, एटम होता है, उतना ही एटम हमारे उत्पाद में होता है। तो कहने का मतलब कि जितना M में एटम होगा जितना हमारे अभिकर्मक में एटम होगा, डेट मीन्स जितना इधर होगा उतना इधर होगा। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं अभिकर्मक को कि इस अभिकर्मक में हमारा डिफरेंट एलिमेंट का कितना कितना हमारा एटम है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन हमारा 1 और 2 है, तो यहाँ कार्बन यहाँ 2 लिख दिए। उसके बाद हमारा हो गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4 1 5, तो हमारे यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 5 हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 1 है, क्लोरीन भी 1 है, तो यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन 1 लिख दिए, उसके बाद क्लोरीन भी 1 लिख दिए। तो अब हम मैच कराते हैं, सिर्फ हम M के खोजते हैं। अगर M से डिफरेंट अगर मिल गया तो हमारा इससे ऑप्शन पकड़ा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम चलते हैं फर्स्ट में, तो ये हमारा ये जो M है और ये हमारा R है। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितना कार्बन है। तो कार्बन 1 और 2, तो वहाँ भी कार्बन हो गया कितना 1 और 2 हो गया। उसके बाद जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 1 2 और 2 4 और 5, तो यहाँ भी हाइड्रोजन क्या हो गया 5 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है ऑक्सीजन, तो जब इसमें और ऑक्सीजन सिंगल है, इसमें भी सिंगल है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है सिंगल है, यहाँ भी क्लोरीन सिंगल है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस हमारा अभिकर्मक से जो M का है जो मैचिंग हो रहा है, तो हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि हमारा जो एक ऑप्शन है जो करेक्ट है। बाकी में हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। इसमें हमारा कार्बन 1 2, इसमें कार्बन कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। उसके बाद हम इसमें हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, जबकि इसमें 5 ही है, इस प्रकार ये नहीं होगी। अब C में हम चेक करते हैं, C में चेक करते हैं तो यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2 1 है, तो ये भी 2 हो गया, ठीक है, कार्बन 2 है। अब हाइड्रोजन की बात है तो 3 और 2 5, तो हाइड्रोजन भी वहाँ 5 है, लेकिन जब क्लोरीन यहाँ 1 है तो वहाँ भी 1 है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन कोई नहीं है, तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन नहीं होगा। M का मान ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि M है जो पूरा के लिए ये उत्पाद है, तो इस वायलेंट होना चाहिए था, जबकि ये नहीं है। इसमें जब बात करते हैं इसमें कार्बन 1 और 2 है तो 2 है, हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, जबकि वहाँ 5 है, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए फाइनली करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 36 में है कि CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड CH3 ये दो हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये हमारा यौगिक को किया जाता है कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा। जब इस कंपाउंड को हम पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमें जान लें कि पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है, जो हमेशा जब अभिक्रिया करता है कार्बनिक कंपाउंड के साथ, तो हमेशा हमारा कीटोन प्राप्त होता है, ओनली कीटोन प्राप्त होता है। तो इसमें देखेंगे कि कीटोन कौन कौन है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कीटोन होता क्या है, और उससे रिलेटेड जितने भी हमारा VBI है, हमारा फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ये कीटोन क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप है या क्रियात्मक समूह है। तो इसमें सबसे पहले कीटोन में क्या होता है, कार्बन पर डबल बॉन्ड पर ऑक्सीजन होता है, ये जो सिंगल बॉन्ड होता है तो कीटोन हो गया। उस पर इसके बाद इसी तरह का एल्डिहाइड होता है, जो हमारा एल्डिहाइड में सिंगल बॉन्ड और CH2 होता है। उसके बाद ईथर होता है जो डबल
सिंगल सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहता है। फिर नाइट्रेट होता है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। उसके बाद और भी हमारा फंक्शन ग्रुप है, जैसे हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जिसमें सिंगल बॉन्ड और COOH होता है। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड OH होता है। उसके बाद एमाइन होता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। ये सब क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद हमारा अल्केन होता है, तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कीन में हमारा जो होता है डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद एक और होता है हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन में C सिंगल बॉन्ड X होता है। एस के यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार इतने हमारे फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट है, तो ये इस जब कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो ये ओनली हमारा कीटोन देगा, ओनली कीटोन यौगिक देगा। तो यहाँ सर्च करते हैं कि किसमें, किस ऑप्शन में सिर्फ हमें कीटोन प्राप्त हुआ है। तो पहला में है CH3 और CO, इसमें कीटोन प्राप्त हुआ है। बट इसमें बात यह है कि इसमें और भी प्राप्त हुआ है COOH, जो हमारा ये COOH यहाँ पर है, ये भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो एक हमारा कीटोन भी दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं CH3 और CO, तो इसमें हमारा सिर्फ कीटोन है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बाकी की चेक कर लेते हैं। इसमें हमारा CH3 CHO है, तो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड तो होगा ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है CH3CO, तो हमारा कीटोन है, और उसके बाद इसमें एल्डिहाइड भी है, तो एल्डिहाइड कीटोन है, तो भी नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट के लिए सिर्फ कीटोन चाहिए। तो इस प्रकार जो करेक्ट आंसर है इसका B है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 है। 37 में है कि किस धातु का ऑक्साइड कार्बन के साथ अपचयन नहीं होगा। नीचे दिए गए धातु के किस ऑक्साइड के साथ कार्बन का अपचयन नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा PbO है, Al2O3 है, Fe2O3 है, ZnO है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अभिक्रियात्मक इसमें क्रियाशीलता समूह का देखना होगा। धातुओं की जो क्रियाशीलता है समूह का एक समूह होता है, इसमें धातुओं को घटते या बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। तो इस तरह हम इसमें देख सकते हैं कि धातुओं की अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम में सजाया गया है। सबसे ज़्यादा जो धातु अभिक्रियाशील होता है वो हमारा सोडियम होता है, उसके बाद पोटेशियम होता है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, उसके बाद हमारा सोडियम होता है, तब कैल्शियम होता है, तब मैग्नीशियम होता है, उसके बाद हमारा एल्युमिनियम होता है। तो ये जो हमारा जो शुरू का जितना भी धातु है जो वेरी हाई एक्टिव है, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये सभी ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण ये विद्युत अपघटन ये सब का हो सकता है। ये जितने भी हमारा अभिक्रियाशीलात्मक समूह, जितना भी हमारा ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ये सब का विद्युत अपघटन हो सकता है। लेकिन जो इसके बाद वाला जो हमारा धातु है उसका विद्युत अपघटन नहीं होता है, उसका कार्बन के साथ अपचयन होता है। क्या होता है, कार्बन के साथ अपचयन होता है। जैसे हमारा हो गया जिंक हो गया, Fe मैंने आयरन लोहा हो गया, Pb हो गया, Cu हो गया, तो ये हमारे जितने भी हैं सब कार्बन के साथ इसका अपचयन हो जाता है। तो कार्बन के साथ अपचयन हो जाए उसके बाद जो हमारा शेष धातु है जैसे Adu, चांदी और सोना, ये सब का हमारा क्या होता है कि कार्बन के साथ अपचयन नहीं होता है, नहीं इसका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, बस इसमें मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मुक्त अवस्था में। तो इसमें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा क्वेश्चन था इसमें चुनना था किस धातु का ऑक्साइड या कार्बन के साथ अपचयन होगा। तो इसमें से हम खोजेंगे जिंक है, तो जिंक FePbCu, इसमें से अगर कोई होगा उसका कार्बन के साथ अपचयन होगा, लेकिन जब इसमें से नहीं रहेगा उसका नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं PbO, तो PbO इसमें है, तो Pb है, तो इसका कार्बन के साथ अपचयन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नहीं होगा। उसके बाद Al2O3, तो हम यहाँ इसमें खोजते हैं, इसमें है Al2O3, Al नहीं है कहीं, तो इसमें Al नहीं है, तो इसमें हमारा Al है, तो इसका क्या होगा, Al का Al2O3 के ऑक्साइड का हमारा कार्बन के साथ अपचयन नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर हमारा B हो जाएगा। उसके बाद बाकी को हम चेक कर लेते हैं। Fe2O3 तो हमारा क्या है, लोहा है, तो लोहा हमारा इसमें है, तो जब इसमें है तो इसका कार्बन के साथ अपचयन हो जाएगा।
उसके बाद हमारा ZNO है, तो ZNO को इसमें ढूंढेंगे तो ZN हमारा शुरू में ही है, तो इसका कम से ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं 30 में कहता है कौन सा युग्म है जो पदार्थ का H2O से अभिक्रिया कर समान गैस उत्पन्न करता है। कौन सा जो युग्म है जो ये हमारा दिया हुआ है, कंपाउंड का जो यौगिक का युग्म दिया हुआ है, तो कह रहा है कौन सा यौगिक है जो समान गैस उत्पन्न कर सकता है। तो पहला है Na2O2, फिर पोटेशियम KO2, फिर कैल्शियम KH2, उसके बाद BaO2। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि इससे पहले हम देख लेते हैं कि इसका क्या यौगिक का नामकरण जो किया गया सही लिखा हुआ है। अगर नामकरण ही इसका सही नहीं किया हुआ है तो अब कहते समान गैस भी उत्पन्न नहीं कर सकता है, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा तो गैस कैसे उत्पन्न कर सकता है। तो सबसे पहले हम नामकरण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर मान लिया कि हमारे पास दो एलिमेंट है, एक हमारा X है एक Y है, तो इसका जब नामकरण करने के लिए रहेगा तो इसके संयोजकता को हम तिरछी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लें कि S के संयोजकता P है, Y के संयोजकता Q है, इसको हम इस कंपाउंड का जो नामकरण करेंगे Q को यहाँ ले जाएंगे और P को यहाँ लेंगे तो XQYP हो जाएगा, इसका नामकरण होगा। उस तरह हम संयोजकता कुछ एलिमेंट के देख लेते हैं। सोडियम का 1 होता है, कैल्शियम का 2 होता है, पोटेशियम का 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, उस पर हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है। उसी तरह जैसे पोटेशियम का होता है, सोडियम का होता है। उसके बाद जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उस सब का संयोजकता 1 ही होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद बेरियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम सब के संयोजकता 2 होता है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं सोडियम की संयोजकता 1 होता है। देखिए सोडियम से संयोजकता जब हमारा यहाँ 1 हुआ और यहाँ ऑक्सीजन का 2 हुआ तो इसका जो सूत्र होना चाहिए था NN2O होना चाहिए था, लेकिन हमारा क्या है N2O2 है, तो ये हमारा कंपाउंड ही नहीं बनेगा, तो हम गैस रिएक्शन दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करेगा तो गैस कैसे उत्पन्न होगा। उसके बाद चलिए हम सेकंड देखते हैं KO2। हम जानते हैं पोटेशियम की संयोजकता 1 होता है, ऑक्सीजन के 2 होता है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह होगा K2O हो जाएगा, लेकिन ये हमारा फॉर्मूला रिवर्स कर दिया है, KO2 दे दिया है, तो ये भी कंपाउंड नहीं बनाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं CH2। तो CH2 क्या है, तो CH2 है जो कैल्शियम का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो कैल्शियम 2 हाइड्रोजन 1। तो हम रिवर्स गुना करेंगे तो कैल्शियम इधर चल जाएगा और हाइड्रोजन का इधर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट लिखा हुआ है, तो इसीलिए जब फॉर्मूला करेक्ट है तो ये चांस है होने का। अब नेक्स्ट में चलते हैं बेरियम का होता है 2 होता है, ऑक्सीजन का भी 2 होता है, तो जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 कट जाएगा, जबकि बेरियम को यहाँ 2 कैसे आ गया, तो ये कंपाउंड नहीं बनाएगा, इसीलिए गलत है। तो इस प्रकार हम जो करेक्ट जो कंपाउंड नामकरण था जो हमारा C में था, इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन इधर आया और कैल्शियम का संयोजकता इधर गया, तो ये हमारा करेक्ट कॉम्बिनेशन बना रहा है नामकरण का एलिमेंट का, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा धातु शीतल तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कर H2 उत्पन्न करता है, मैंने हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो कौन सा धातु शीतल HNO3 मैंने HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, इस नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर H2 उत्पन्न करता है। तो सब फर्स्ट ऑप्शन है Fe मैंने आयरन लोहा, एल्युमिनियम, Mg मैंने मैग्नीशियम, Cu मैंने कॉपर। तो ये भी हमारा जो है जो अभी यहाँ क्रियात्मक समूह से ही जा सकते हैं। एक क्रियाशीलता समूह होता है, धातुओं का क्रियाशीलता समूह होता है, इससे हम पता लगा सकते हैं। तो देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो अभिक्रियाशील रहेगा वही हमारा H2 गैस देगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है। Fe, तो Fe का पोजीशन कहाँ है इस क्रियाशीलता समूह में, तो Fe हमारा इस पोजीशन पर है। उसके बाद एल्युमिनियम यहाँ पर है, ठीक है, मैग्नीशियम है यहाँ पर, उसके बाद Cu हो गया यहाँ पर, तो यहाँ, तो सबसे जो इधर साइड में होगा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो ये हमारा सबसे जो इधर है लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए जो HNO3 से जो हमारा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा मैग्नीशियम की धातु उत्पन्न करेगा, इसको इसका करेक्ट आंसर C हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 40 कहता है कि ऑक्सीजन किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करता है। तो प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करता है हमारा क्या है O2 किसके साथ प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो
तो ये हमारा O2 है, तो O2 किसके साथ प्रतिक्रिया क्रिया नहीं करता है। तो हम जानते हैं कि O2 की जो संयोजकता होती है 2 होती है। O2 जो का धातु है तो -2 होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि O2 का संयोजकता -2 है, जबकि सोडियम का +1 है, क्लोरीन का -1 होगा, पोटेशियम +3 होगा, सल्फर का +2 होगा। तो हमारा सल्फर हो गया और ये हमारा ऑक्सीजन है। तो यहाँ जब यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन कर लेगा। ये हमारा नेगेटिव है, P3 भी पॉजिटिव है तो कर लेगा रिएक्शन। उसके बाद हमारा नेगेटिव हो गया, क्लोरीन भी नेगेटिव हो गया। तो जब हमारा नेगेटिव रहेगा, वन सेम नेचर का जब इलेक्ट्रॉन रहेगा या एलिमेंट रहेगा तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि O2Cl के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। जबकि यहाँ सोडियम है, Na+ है, Na+O2 तो धातु से अभिक्रिया कर ही लेगा। तो इस तरह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। यहाँ बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 है। 41 में कहता है कि किसी एक में 4 एकांकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा हमारा एटम है जिसमें हमारा 4 एकांकी इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्लोरीन है। तो क्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है जो 17 होता है। तो ये 17 जब परमाणु संख्या है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो हमारा परमाणु संख्या कितना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है जो 17 एक 18 हो जाएगा। तो 17 प्लस है क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हम इलेक्ट्रॉन का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हो जाएगा 2 8 8 8 10 1 18। तो 18 को हम लिख सकते हैं कि लास्ट में हमारा क्या 8 आ गया। तो 8 को ये 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस तरह हम इस पर कह सकते हैं कि 4 एकांकी इलेक्ट्रॉन इसी में पाया जाता है, एल्युमिनियम में। इसका करेक्ट आंसर क्लोरीन हो जाएगा। नेक्स्ट पे भी चेक कर लेते हैं। जैसे हमारा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होती है। तो जब इसमें ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज लगा है तो 1 इलेक्ट्रॉन हमारा आ जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 तो 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे। तो 2 से तो हमारा हो गया 2 7। इसमें हम 4 इलेक्ट्रॉन लास्ट में नहीं आ रहा है तो इससे हमारा 4 एकांकी नहीं होगा। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम की जो परमाणु संख्या 11 होती है। तो 11 में को जब हमारा इसमें तो कोई चार्ज आया नहीं है न गया है, तो इसमें 11 है तो 11 ही रहेगा। तो 8 और 10 1 11। तो इसमें भी हमारा लास्ट में कोई 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट हमारा मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। तो इसमें भी कोई हमारा चार्ज नहीं है। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन मिला 2 8 2 हो जाएगा। तो इसमें भी कोई हमारा लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस प्रकार 41 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 है। 42 में है कि किसी भी घोल का pH मान क्या होगा, जबकि उसका यदि उसमें से H+ आयन का जो सांद्रण है 0.01 m है। तो हमारा कह रहा है किसी घोल का pH मान निकालना, उसका H आयन का जो सांद्रण है वो दिया हुआ 0.01, दैट इज 1/100 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि pH का क्या फार्मूला होता है और pH किसने दिया। तो एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन, जिसने pH स्केल दिए और उन्होंने मैथमेटिकल फार्मूला भी दिए। तो मैथमेटिकल फार्मूला क्या था pH निकालने का, pH बराबर -log10 H+ आयन के संदर्भ था। तो इस पर हम अगर रख देते हैं इस वैल्यू को, सांद्रण की जो वैल्यू को H आयन के साथ सांद्रण की वैल्यू को अगर रख देते हैं तो ये हमारा pH की वैल्यू निकल जाएगा। अगर यहाँ हमारा OH आयन की सांद्रता दिया रहता, तो OH आयन की जब सांद्रता दिया रहता तो हम क्या कहते हैं कि 10⁻⁴ में से इसे घटा देते हैं, तब हम H+ आयन की सांद्रता निकाल कर यहाँ पुट करते हैं, क्योंकि यहाँ जब भी रखना है तो H+ आयन की सांद्रता ही रखनी है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं कि 1/, यहाँ हमारा 100 है तो यहाँ रख दिए 1/100, तो हो जाएगा -log, यहाँ इसको लिख सकते हैं 10⁻⁴ के रूप में, क्योंकि हमारा इसका बेस में 10 है। तो इसको क्या कर सकते हैं -log 10⁻⁻² हो जाएगा। इसको लिख दें इसके बराबर, बाकी हमारा 10 बेस में है तो लॉग का नियम है कि जब बेस सेम रहे तो हमारा कट जाता है लॉग। तो ये हमारा -1 यहाँ छिपा है तो -1 का 2 इधर क्रॉस गुना हो जाएगा, -1 -2 +2 हो जाएगा। इस प्रकार हम कर सकते हैं कि इस विलियन का जो pH मान होगा +2 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43 अतः अमाशय रस की pH लगभग होती है। जो हमारे पेट में जो अमाशय होता है उसका pH, उसमें हमारा HCl एसिड होता है, तो उस एसिड का हमारा pH वैल्यू बताना है कितना होता है। पहला है कि 5.3, तो 5.3 हमारा जो HCl होता है इसका इतना ज़्यादा नहीं हो सकता pH वैल्यू,
क्योंकि ये क्षारीय की ओर ज़्यादा है, अम्लीय बहुत कम है। तो ये हमारा सेकंड है 1.4, तो 1.4 है तो ज़्यादा सांद्रण है, इसमें एच आयन की सांद्रता बहुत ज़्यादा है। और ये हमारा सबसे लगभग ये थर्ड में 7.4 है, जो ये तो बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गया। फिर 8.2 है, तो इसमें सबसे जो ज़्यादा अम्लीय है जो 1.4 है। तो इस प्रकार जो पेट की जो अम्लीयता का जो अमाशय में होता है HCl, उसका जो pH मान हो जाएगा 1.4। इसमें जो 7.4 है जो ब्लड का pH मान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 44 कौन सा क्लोरीन के साथ एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है। निम्नलिखित में जो यौगिक दिया हुआ है उसमें से कौन सा यौगिक है जो एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है। फर्स्ट हमारा है पोटेशियम, सेकंड जिंक, थर्ड है आयरन Fe, और उसके बाद हमारा कैल्शियम है। तो इसमें से हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा जो तत्व दिया हुआ है एक से अधिक यौगिक का निर्माण करेगा। तो इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले हम संयोजकता पर गौर करेंगे, क्योंकि जो एलिमेंट एक से अधिक संयोजकता दिखाएगा वो उसका कंपाउंड भी एक से अधिक बनाएगा। तो चलिए देखते हैं हम। तो पोटेशियम की जो संयोजकता होती है +1 सिर्फ होती है, इसका संयोजकता सिर्फ एक ही होता है, +1 होता है, फिक्स होता है। और सेकंड हमारा है जिंक, तो जिंक की भी संयोजकता हमारा फिक्स होता है, इसका संयोजकता +2 होता है। उसके बाद हमारा आयरन है Fe है, तो Fe एक ऐसा एलिमेंट है, एक संक्रमण तत्व है, और संक्रमण तत्व होता है जो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो Fe संक्रमण तत्व रहने के कारण ये हमारा Fe+3 Fe4+4 बना दिया। इसीलिए इसका सूत्र होता है, दो को पाया जाता है, एक हेमाटाइट होता है, एक मैग्नेटाइट होता है। तो हेमाटाइट का जो सूत्र होता है Fe2O3 होता है, और जो मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4 होता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं जो आयरन है जो एक से अधिक यौगिक बनाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और इसमें जो कैल्शियम है, कैल्शियम की भी संयोजकता फिक्स होती है, इसकी संयोजकता +2 होती है हमेशा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है। 45 में है कि बढ़ती हुई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कौन सा क्रम सही है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा जो एलिमेंट का जो क्रम दिया गया है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ते क्रम में सही है। तो फर्स्ट में सिलिकॉन, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर सब इसी में इधर उधर मिला के दे दिया। इसमें से हमको चुनना है कि इसमें कौन है जो एक सही क्रम में है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता बढ़ते क्रम में है। तो इसमें सबसे पहले हम इसको जानने के लिए हम आवर्त सारणी पर गौर करेंगे। तो आवर्त सारणी में सबसे पहले ऊपर का ये व्यू हो रहा है। इसमें सबसे पहले ऊपर में हमारा लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन होता है, उसके बाद हीलियम होता है, लिथियम, बेरिलियम होता है, उसके बाद बीच में गैप होता है, बोरॉन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन होता है, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, उस बीच में गैप होता है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, फिर सल्फर, क्लोरीन, आर्गन होता है। तो इसका एक रूल है, उसमें हमारा क्या है कि अगर हम किसी आवर्त क्या होता है, आवर्त हमारा होता है हॉरिजॉन्टल होता है, और जो वर्ग होता है जो वर्टिकल होता है। तो ये आवर्त जो हॉरिजॉन्टल होता है, अगर हम उसमें लेफ्ट से राइट जाए, मैंने बाएं से दाएं जाए, तो विद्युत ऋणात्मकता और हमारा इलेक्ट्रॉन प्रीति और विद्युत ऋणात्मकता, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो अगर हम आवर्त में लेफ्ट से राइट जाए तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा। और लेकिन अगर यही हम वर्ग में आए तो ये घटेगा, ये घटने का निशान है, ये बढ़ने का निशान है। अगर हम आयनन ऊर्जा की बात करें तो सेम प्रवृत्ति होता है, आयनन ऊर्जा भी इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता के जैसा ही आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा और वर्ग में जाने पर घटेगा। लेकिन जब हम विद्युत धर्मदत्ता या आकार की बात करते हैं, जैसे विद्युत धर्मदत्ता हो गया, आकार हो गया, जो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हमारा घट जाता है, लेकिन यही हमारा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार में यहाँ इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमारा सबसे पहले सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन को हमें डिनोट करेंगे कहाँ हमारा आवर्त में पाया जाता है, तो सिलिकॉन हमारा पाया जाता है यहाँ। उसके बाद हमारा फास्फोरस है, तो फास्फोरस यहाँ पर है। उसके बाद है कार्बन और नाइट्रोजन, तो कार्बन हमारा यहाँ है और नाइट्रोजन यहाँ है। तो हम देखेंगे कि इसमें हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है। तो हमें यहाँ पता है कि आवर्त में अगर हम लेफ्ट से राइट जाए तो ऋणात्मकता होता है जो बढ़ता है, तो यहाँ लेफ्ट से राइट गया तो सबसे ज़्यादा ऋणात्मकता ये हो गया, और इसके बाद ये हो गया सबसे ज़्यादा ऋणात्मकता ये हो गया। तो इसमें से कार्बन और सिलिकॉन का जो ऋणात्मकता हुआ जो क्या हुआ, कम हुआ। लेकिन इसमें यह भी है कि जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ऋणात्मकता होता है जो घट जाता है। तो सबसे पहले तो जब ऊपर से हम नीचे आएंगे तो ये दोनों का घट गया, सिलिकॉन और
फास्फोरस का ऋणात्मकता हो गया जो घट गया इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्ग में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ऋणात्मकता हमारा घट जाएगा। तो सिलिकॉन और फास्फोरस का ऋणात्मकता तो ऐसे ही घट गया, तो सबसे पहले हमारा सिलिकॉन और फास्फोरस होगा। उसके बाद अब एक ही आवर्त में हम अप्लाई करेंगे, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ऋणात्मकता होता है जो बढ़ता है। तो सबसे पहले ये दोनों का कम है, तो इसमें से सबसे कम किसका होगा, तो इधर से उधर जाने पर बढ़ेगा, इसका मतलब ये सबसे कम होगा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन सबसे कम हो गया, ये हो गया सिलिकॉन। उसके बाद हमारा फास्फोरस हो गया, उसके बाद फास्फोरस ले लिए। उसके बाद अब दोनों का ये क्या है, नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर घट रहा था। तो कार्बन नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो ज़्यादा होगा। अब इसमें क्या, ये दोनों में किसका ज़्यादा होगा, तो एक ही आवर्त में हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो बढ़ता है तो सबसे कम कार्बन का इधर होगा, तो उसके बाद कार्बन ले लेंगे, और उसके बाद इसके सबसे ज़्यादा होगा जो नाइट्रोजन का हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा जो ये हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिलिकॉन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ और इसका नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ। तो इस तरह हम समझ सकते हैं इस आवाज सारणी और इस डायग्राम से कि ये हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी सब इधर तो दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन तो होगा नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, तो शुरू में कैसे आ सकता है। उसी तरह कार्बन है तो बीच में तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक आयनों में इसका आकार सर्वाधिक होता है। अब इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, इसीलिए इस डायग्राम को हमेशा याद कर लें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर जीएस पूछा जा रहा है तो उस एग्ज़ाम के लिए समझे कि ये तालिका ये बहुत वीवीआई है, ये बहुत वीवीआई है। इसमें इलेक्ट्रॉन निर्भरता हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रीति हो गया, ईंधन ऊर्जा हो गया, विद्युत धनकता हो गया, एक थोड़ा ऊपर से आवाज सारणी का जो व्यू है बहुत वीवीआई है। और ये आवाज सारणी में हमारा जो होता है, आवाज होता है 7 होता है, वर्ग 18 होता है। तो यहाँ हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक आयनों में किसका आकार सर्वाधिक होगा। तो पहले फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 9 होता है। इसमें अगर एक जोड़ तो हो जाएगा 10। उसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 8 होता है, 8 में अगर 2 जोड़ दें, यहाँ 2 हो जाएगा नेगेटिविटी तो 10 हो जाएगा, इसका भी 10 हो जाएगा। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका संयोजकता 3 आ गया, इसका भी 10 हो जाएगा। इसका होता है 11, एक घट गया इलेक्ट्रॉन तो 10 हो जाएगा। सबका 10 है, सबका हमारा परमाणु संख्या जो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आ रहा है जो सेम आ रहा है, 10 ही आ रहा है। तो यहाँ पर डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि इसका आकार सर्वाधिक हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना आवाज सारणी का सहारा लेते हैं और इस तालिका के सहारा लेंगे। तो आकार के बारे में हम यहाँ देख रहे हैं कि जो आकार होता है, जो आवर्त में अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो घटता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। तो यहाँ हम देखेंगे फ्लोरीन कहाँ मेरा है, तो फ्लोरीन हमारा कहाँ है, तो फ्लोरीन का पता लगाएंगे, फ्लोरीन मेरा यहाँ है। उसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मेरा कहाँ है, ऑक्सीजन यहाँ है, ठीक। फिर नाइट्रोजन यहाँ है, और उसके बाद मेरा सोडियम है, तो सोडियम आ जाता है यहाँ पर आ जाता है। ये 3 हमारा यहाँ दिया हुआ है और एक सोडियम है। तो अगर हम एक ही आवर्त में अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो आकार क्या होता है, घट जाता है। तो सबसे कम जो हमारा आकार होगा फ्लोरीन का होगा, क्योंकि हमने क्या जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, सब में इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो हमारा आकार क्या होगा, घट जाएगा। तो इस प्रकार सबसे जो कम हमारा आकार का होगा, अभी इसमें फ्लोरीन हो गया, या सबसे ज़्यादा आकार का नाइट्रोजन हो गया। लेकिन अगर हम उसमें नीचे ऊपर से हम नीचे आते हैं, यानी ऊपर से नीचे जब आते हैं तो आकार और बढ़ता है, यहाँ और बढ़ रहा है। तो इसी में जब यहाँ था हमारा, ये दूसरा में था, अब तीसरा में आ गया। तो अब जब तीसरा आवर्त में आ गए तो हमारा सोडियम तो नीचे हो गया। तो हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर आकार और बढ़ जाता है। इस प्रकार सोडियम और नीचे आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा आकार किसका हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा। तो इस तरह हम इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। तो इस तरह हम पूरा कंप्लीट सोल्यूशन के साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट वीडियो में और जितना भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया जाएगा इसी तरह कंप्लीट सोल्यूशन के साथ। ओके।